गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत और आज हम एक बार फिर लेके आए हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। और पिछले लेक्चर तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर तक मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लिया था। अब आगे का हमारा बिंदु होगा परागण या पॉलिनेशन। तो दोस्तों यह लैंगिक जनन करने वाले पौधों में या पुष्पीय पौधों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हमें समझना है। तो परागण क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिकली परागण की डेफिनेशन होती है पराग कोश के पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। पराग कोश के बारे में हमने देखा था दोस्तों कि पराग कोश में किसका परिवर्धन होता है? पराग कणों का परिवर्धन होता है या इनका विकास होता है। और पराग कोश के स्फुटन से पराग कण क्या होंगे? मुक्त होंगे और फिर इनसे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। और वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र मादा जननांग जायांग की इकाई अंडप का शीर्ष भाग होता है दोस्तों। और इस तक क्या है, पराग कणों को किस प्रकार पहुंचाना है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। हमने पराग कण की स्ट्रक्चर देखी थी कि ये पराग कण इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में इसमें ये 3 जनन छिद्र हमने देख लिए थे। तो ये तो स्ट्रक्चर थी पराग कण की। और उसके पश्चात हमने जो फीमेल पार्ट है कार्पल वाला, उसकी भी स्टडी की थी दोस्तों। ये है। और इसके भीतर किसका निर्माण हो रहा था? फीमेल गेमेटोफाइट, जिसे हम बोल रहे हैं भ्रूण कोश, उसका विकास हो रहा था। अब इस भ्रूण कोश का यहाँ पर क्या है? भ्रूण कोश है। यहाँ पर 3 सेल्स ऊपर की ओर है और 3 सेल्स ही नीचे की ओर है और बीच में द्वितीयक केंद्रक कोशिका है। अब इस गेमेटोफाइट तक, इस गेमेटोफाइट का पहुंचना, इन दोनों को क्या है? एक दूसरे से मिलाना है। दोस्तों लैंगिक जनन का मतलब ही क्या है? युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण। तो हमने प्रीवियस लेक्चर तक देख लिया था कि जो मेल गेमेटोफाइट का निर्माण हो रहा था वो भी अर्धसूत्री विभाजन से हो रहा था और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण भी क्या है? अर्धसूत्री विभाजन से हो रहा था। जो हमारी फर्स्ट शर्त है वो कंप्लीट हो गई कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्रण जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों में क्या होना चाहिए? संलयन होना चाहिए, इन दोनों का मिलाप होना चाहिए। तो मिलाप कब होगा? जब ये एक दूसरे के समीप आएंगे। तो एक दूसरे को पास लाने का तरीका क्या है? परागण है। तो ये परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे? किसी न किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात इनमें क्या होगा? अंकुरण होता है दोस्तों, जो हमने पढ़ लिया। हमने देखा था कि इस प्रकार इनमें पराग नलिका निकलती है। ये पराग नलिका निकलेगी और इसमें डिवीजन हुआ था। जनन कोशिका और कायिक कोशिका बन रही थी। तो जनन कोशिका से क्या है? 2 नर युग्मक निकल रहे थे, वो इस पराग नलिका के माध्यम से क्या है? यहाँ तक पहुंचते हैं। ये सारी प्रोसेस आगे आएगी
लेकिन इससे पहले हमें क्या देखना है कि ये परागकण वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। या तो ये हवा के द्वारा उड़ करके पहुंच सकते हैं, दूसरी बात जल के द्वारा पहुंच सकते हैं, किसी कीटों के द्वारा पहुंच सकते हैं, पक्षियों के द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर किसी जीव जंतु के चिपक करके वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं। तो ये कौन कौन सी मेथड है, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो परागण हमने देख लिया, और परागण की प्रक्रिया बहुत सारे माध्यमों द्वारा होगी, जैसे जल, वायु, पक्षी, जीव जंतु, कीट आदि। तो परागकण के प्रकार कितने हो जाएंगे इस आधार पे? परागण या पोलिनेशन के प्रकार। दोस्तों, पोलिनेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है स्वपरागण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और सेकंड हो जाएगा परपरागण, इसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। परागण के दो प्रकार हो गए, स्वपरागण और परपरागण। सबसे पहले हम देखेंगे स्वपरागण क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस रखते हैं। अगर थोड़ा भी चूक गए तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो स्वपरागण क्या होता है? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पुष्प भाग ले। क्या हो? या तो एक ही पुष्प भाग ले, या एक ही पादप के दो पुष्प भाग लेते हैं। हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, वो स्टार्टिंग में देख लिया था हमने। यहाँ पर ये क्या थे? दल पुंज थे, और ये बाह्य दल थे। बाह्य दल और दल पुंज तो क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से हैं, या कीटों को आकर्षित करने की दृष्टि से हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या है? दो भाग है एक पुष्प में। एक तो क्या है? पुंकेसर, एक है स्त्री केसर या जायांग। तो ये क्या है? एक पुष्प हो गया। और इसी प्लांट का, मान लो ये कोई प्लांट है और इस पर ये कोई दो पुष्प आ रहे हैं, ये दो पुष्प आ रहे हैं। तो या तो इसी पुष्प की अगर हम बात करें, इसी पुष्प में क्या होगा? ये परागकण है, परागकोश है। तो इसमें से परागकोश में से क्या निकलेंगे? परागकण बाहर निकलेंगे, और परागकण बाहर निकल करके किसी न किसी माध्यम द्वारा यहाँ तक पहुंच जाए तो वो भी क्या हो गया? पोलिनेशन हो गया। और वो पोलिनेशन कौन सा हुआ? स्वपरागण हुआ दोस्तों। अब उसके बाद में दूसरा, इस पुष्प के पुंकेसर से परागकण बाहर निकलेंगे, और वो इस पर नहीं गिर करके, इसकी वर्तिकाग्र पर नहीं गिर करके, इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जाते हैं तो उसे भी क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे दोस्तों। लेकिन जो कुछ वैज्ञानिक है, कुछ वनस्पति वैज्ञानिक है, वो ये चीज मानते हैं कि जो ये पोलिनेशन की जो सेकंड डेफिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन की जो सेकंड डेफिनेशन है, उसे हम पूरी तरीके से स्वपरागण नहीं कह सकते। ये जेनेटिकली तो क्या हुआ? स्वपरागण हो गया, अर्थात एक ही चीज की बात हो रही है, एक ही पादप की बात हो रही है। लेकिन अगर अपन इसको इकोलॉजिकली या पारिस्थितिक दृष्टि से देखें तो क्या है? ये दूरी हो गई इनमें दोस्तों, चेंज हो गया। एक पुंकेसर और दूसरा जायांग हो गया, तो दोनों क्या है? चेंज हो गए। और इनमें क्या है? डिफरेंस भी है, दूरी में डिफरेंस भी है, पहुंचने का माध्यम चेंज हो गया। तो ये क्या है? परपरागण हो जाता है पारिस्थितिक दृष्टि से। तो ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं
मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्वपरागण की डेफिनेशन क्या होती है? पराग कणों का एक ही पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। कहने का मतलब इसमें या तो एक ही फ्लावर होगा इस पूरी प्रोसेस में, या फिर एक ही पादप के दो फ्लोर होंगे। तो दो चीजों की, दो प्रकार से हम स्वपरागण की डेफिनेशन दे रहे हैं। अब एक नोट है इसके बारे में कि इसे कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं, उनका क्या मत है। जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण में आनुवांशिक दृष्टि से तो इसे क्या बोलेंगे? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आनुवांशिक दृष्टि से यह क्या है? स्वपरागण है। लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से यह परपरागण होता है। तो स्वपरागण क्या है? पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। और ये आनुवांशिक दृष्टि से क्या होता है? स्वपरागण होता है। और पारिस्थितिक दृष्टि से क्या होता है? परपरागण होता है। अब स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, कितनी विधियों द्वारा होता है, तो वो हम देख लेते हैं। स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन, ये भी क्या होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है स्वपरागण। इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसके दो प्रकार है। फर्स्ट है स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। इनकी इंग्लिश मीनिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे बोलते हैं ऑटोगेमी और इसे बोलते हैं जिटेनोगेमी। एक हुआ ऑटोगेमी और दूसरे को बोलते हैं जिटेनोगेमी। याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम स्वयुग्मन। तो ये क्या होता है? स्वयुग्मन पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? स्वयुग्मन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो हमने स्वपरागण की
फर्स्ट वाली डेफिनेशन या फर्स्ट वाला पार्ट देखा था वो कंप्लीट हो रहा है कि पराग कण इसमें क्या है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्वयुग्मन का, इसका एग्जाम्पल है मटर। तो दोस्तों मटर में क्या होता है, स्वयुग्मन होता है। तो दूसरा प्रकार हो जाएगा हमारे पास सजात पुष्पी परागण। ये क्या होता है, इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया तो इसमें क्या है बाकी का सेकंड पार्ट आ जाएगा। वो क्या है, पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। और दोस्तों सजात पुष्पी परागण है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का और ककड़ी। ये एग्जाम्पल याद रखना है, ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। मक्का या मेज और ककड़ी, ककड़ी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों जितने भी बेल वाले प्लांट होते हैं वो कुकुरबिटेसी प्लांट है। तो सजात पुष्पी परागण हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हमें क्या है, पौधों में स्वपरागण कराना है, अर्थात सेल्फ पोलिनेशन के लिए पौधों में क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए, क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पुष्प कैसे होने चाहिए, वर्तिकाग्र कितनी लंबा होना चाहिए और पुंकेसर कितना लंबा होना चाहिए और किस तरीके से पुष्प इनमें क्या है स्वपरागण हो सकता है, वो हम देखते हैं। तो हमारा अगला बिंदु हो जाएगा दोस्तों स्वपरागण के अनुकूलन। 3 अनुकूलन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। स्वपरागण के अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है, 3 प्रकार के अनुकूलन दिए गए हैं। सबसे पहले तो स्वपरागण होने के लिए क्या होना चाहिए, पौधों का द्विलिंगी होना चाहिए, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प का होना। और इसे अगर एक शब्द में बोलें तो हम इसे बोलते हैं उभयलिंगता या द्विलिंगता। इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगता। ये पहला अनुकूलन हो गया, इंग्लिश में बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता, उभय का मतलब है कॉमन और लिंगता का मतलब है जनन, या दोनों जो पार्ट है नर और मादा वाला भाग है वो क्या है एक ही पुष्प में होना चाहिए। तो अगर एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग उपस्थित है तो उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगता बोलते हैं। ऐसे पादप जिनमें नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित हो क्या कहलाता है, उभयलिंगता कहलाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, मटर, पी। मटर में क्या होता है, नर और मादा वाला भाग है वो क्या है एक ही पुष्प में होगा दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगता।
अगर एक ही पुष्प में होगा तो उसी पुष्प का परागण क्या है, परागकण क्या है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका, एक तो क्या है उभयलिंगता जरूरी है और दूसरा हो जाता है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, होमोगेमी जिसे बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, होमोगेमी। सम मतलब समान, काल मतलब समय, पक्वता मतलब मेच्योरिटी। ऐसे पुष्प जिनमें समान काल में मेच्योरिटी आए। तो पुष्प तो सारे ही है, लेकिन उसमें जो क्या चीज उपस्थित है, लैंगिक अंग उपस्थित है, उनमें क्या आनी चाहिए, मेच्योरिटी आनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि नर लैंगिक अंग में से जो पराग कणों का विकास हो रहा है, अभी परागकण का, पराग कोश का स्फुटन ही नहीं हुआ और वर्तिकाग्र परिपक्व हो गया, वर्तिका वाला भाग है वो क्या है, परिपक्व हो गया। दोनों में क्या है, इधर से तो क्या है परागकण परिपक्व होंगे और इधर से वर्तिकाग्र क्या है, पराग कणों को ग्रहण करने के लिए परिपक्व होगी, तो उसका भी ग्राही होना जरूरी है। तो इसे क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता। तो ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर व अंडक का विकास समान समय में होता हो, विकास एवं परिपक्वता क्या आए, एक ही समय में आए। उसे क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस और कैथेरेंथस। एग्जाम्पल क्या है समकाल पक्वता का, मिराबिलिस और दूसरा हो जाएगा कैथेरेंथस या सदाबहार। मिराबिलिस फ्लोर है, ये एक प्रकार का जलीय पादप होता है, और सदाबहार, इन दोनों में के पुष्प क्या है, पुष्प में नर और मादा वाला भाग है, अर्थात पुंकेसर और अंडप है वो क्या है, समान समय में परिपक्व होते हैं। और समान समय में परिपक्व है तो ऑब्वियसली उसका परागकण क्या है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो दूसरा अनुकूलन ये हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बोलते हैं अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता, इसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुछ पादप क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में जो पुष्प आएंगे उनमें, उन पुष्पों का क्या है, विकास नहीं होगा, अर्थात उन पुष्पों में विकास हो रहा होता है ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक पुष्प खिलेंगे नहीं हमारे को नहीं लगता कि यार ये परिपक्व हो गया। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प क्या है, अपने पूरे जीवन काल में बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहेंगे, कभी भी खुलते नहीं है। बंद रहने का मतलब है जो बाह्य लैंगिक अंग है जैसे बाह्य दल और दल पुंज, उनसे ढके हुए रहेंगे। तो भीतर की ओर क्या होंगे, पुंकेसर और स्त्री केसर होगा। तो उनमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन ही जरूरी है, सेल्फ पोलिनेशन ही एकमात्र विधि है जिनमें जो पुष्प अपने जीवन काल में कभी भी खिलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं उनके लिए। तो अनुन्मील्यता क्या होती है, ऐसे पादप जिनमें पुष्प
नहीं खिलते हैं या अपने जीवन काल में हमेशा बंद रहते हैं, अपने जीवन काल में हमेशा बंद रहते हैं, क्या कहलाता है? अनुन्मील्यता का अनुकूलन कहलाता है। ये जो अनुकूलन है ये एक तरीके से प्योरिटी लेके आता है, किसमें? सेल्फ पोलिनेशन की प्योरिटी है दोस्तों ये। इसमें देखो इसी पुष्प का परागकण होगा और इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र होगी। अगर किसी भी एक चीज में डिफॉल्ट है तो इसमें पोलिनेशन नहीं होगा। पोलिनेशन नहीं होगा तो आगे जाके स्वयुग्मन भी नहीं हो पाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कनकोआ और वायोला। कनकोआ और वायोला, ये क्वेश्चन हर 2-3 साल के अंतराल में 2-3 साल के अंतराल में पूछ लिया जाता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो हमारे स्वपरागण की 3 विधियां हो गई या 3 अनुकूलन हो गए। उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी, समकाल पक्वता या होमोगेमी, और तीसरा है अनुन्मील्यता जिसे बोलते हैं हम क्लिस्टोगेमी। स्वपरागण के बाद दोस्तों अब हम देखने वाले हैं परपरागण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी एक पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे समान जाति के पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम, अब माध्यम क्या हो सकता है दोस्तों? इसमें जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं और पक्षी हो सकते हैं। ये माध्यम हो सकते हैं। तो माध्यम द्वारा पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? किसी एक पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे समान जाति, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी परागण जा रहा है किसी पादप का, वो पराग कण क्या है? दूसरे पादप पर पहुंचेगा तो वो समान जाति का ही होना चाहिए पादप, नहीं तो उनमें क्या है? अंकुरण नहीं हो पाता है। तो समान जाति के पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। अब देखो 2 प्लांट अलग अलग जगह पे हैं और उन दोनों के पास अलग अलग पार्ट जाएगा। जैसे इसका परागकण कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो दोस्तों इन दोनों को, इस परागकण को इस वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम क्या होगा? जल हो सकता है, वायु हो सकता है, या फिर कीटों के द्वारा जा सकता है। वो जंतु, पक्षी, ये सब क्या है? माध्यम है जो पराग कणों को कहाँ पहुंचाएंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और यही प्रोसेस या यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। और दोस्तों इसको हम टेक्निकली या तकनीकी रूप से इस परपरागण का दूसरा नाम क्या है? तकनीकी रूप से इसे क्या कहते हैं? सजात परागण। क्या कहेंगे? सजात परागण या जीनोगेमी कहते हैं,
याद रखना है दोस्तों, जीनोगेमी क्या है? पर परागण का ही समान रूप है, जीनोगेमी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में आया है माध्यम या कारक। कौन कौन से कारक है जो पराग कणों को ले जाने का काम करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। कारक या माध्यम, दोस्तों अगर बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो इन कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं हम। सबसे पहला हो जाएगा अजैविक कारक। इसमें क्या आ जाएंगे? अजैविक कारक में आता है वायु और जल, और जैविक कारक में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा कीट, पक्षी, जंतु। ये किस में आ जाएंगे? जैविक कारक में आ जाएंगे दोस्तों। अब इन कारकों के हिसाब से या कारकों के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? पर परागण के प्रकार या इसकी पर परागण की विधियां देखेंगे दोस्तों। तो पर परागण की कौन कौन सी विधियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो पर परागण की विधियां, पर परागण की विधियों में सबसे पहली हो जाएगी वायु परागण। सबसे पहला हमारा टाइप हो जाएगा वायु परागण। और दोस्तों वायु परागण का स्पेशल नाम है, वो याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली क्या होता है? वायु परागण कहलाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, पर परागण किसके माध्यम से होगा या परागकण किसके माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे? तो वायु के माध्यम से पहुंचेंगे। तो वायु के माध्यम से परागण होगा, माध्यम से पर परागण होगा। चलो वायु के माध्यम से पर परागण होगा, तो क्या सारे ही परागकण वहां पहुंच जाएंगे वर्तिकाग्र तक? सारे ही टाइप के, बड़े हो, चिपचिपे हो? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इनकी स्पेशलिटी होती है, इनके कुछ लक्षण होते हैं, गुण होते हैं कि कौन कौन से परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो वायु परागित पराग कणों की विशेषता, पराग कणों की क्या विशेषता होगी वो देखनी है हमें। वो विशेषता होगी दोस्तों, वो क्या होंगे? सबसे पहली बात तो हल्के होंगे, संख्या में अधिक होंगे, क्योंकि वायु के माध्यम से उड़ के जाएंगे तो सारे तो वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ज्यादा संख्या में होंगे तो कुछ ना कुछ तो वहां पर पहुंच ही जाएंगे। और हल्के होंगे, छोटे होंगे, संख्या में अधिक होंगे, चिकने और शुष्क होंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, शुष्क होना जरूरी है। शुष्क होंगे तभी जाके आसानी से पहुंच पाएंगे। तो वायु परागित पराग कणों की विशेषता क्या हो गई? हल्के होना, संख्या में अधिक होना, छोटे होना, चिकने होना और शुष्क होना। और इसकी ये विशेषता हो गई पराग कणों की। अब हम देखते हैं वायु परागित जो पुष्प है उनमें वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए, जो स्टिग्मा है वो कैसी होनी चाहिए। तो वर्तिकाग्र के गुण क्या हो जाएंगे? वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए? वर्तिकाग्र होगी इनमें पक्षमाभी या रोमिल, ये हो सकती है, या फिर ब्रश जैसी हो सकती है, ब्रश जैसी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वायु परागण के। वायु परागण में वर्तिकाग्र अगर रोमिल या पक्षमाभी है तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों,
पक्षमाभी या रोमिल प्रकार की जो है उसमें होता है घास, घास कुल, घास कुल या इसे ग्रेमिनी फैमिली बोलते थे पहले दोस्तों, अब इसका नाम बदलकर पोएसी फैमिली हो गया है, इसे पोएसी के नाम से जानते हैं। तो घास कुल के जितने भी पादप है उनमें क्या होगा, वायु परागण होगा, उनका वर्तिकाग्र कैसा होगा, पक्षमाभी या फिर रोमिल प्रकार का होगा। और दूसरा है ब्रश जैसी वर्तिकाग्र, तो ये किस में होती है, ये होती है ताइफा में। ताइफा एक प्रकार का पादप है जिसकी वर्तिकाग्र कैसी होगी, ब्रशनुमा होगी, तो ये याद रखना है। और इसके अन्य उदाहरण क्या हो जाएंगे, अन्य उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों पोटेमोजिटोन, पोटेमोजिटोन और मीरियोफिल्लम। ये जलीय पादप होते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें कौन सा परागण होगा, वायु परागण होगा। अब पर परागण का सेकंड मेथड क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। पर परागण का सेकंड मेथड जल परागण, क्या हो जाएगा, जल परागण, और इसे बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोफिली। हाइड्रो शब्द जल के लिए आता है और फिली शब्द क्या किसके लिए आया है, यहाँ पर परागण के लिए आया है। तो जाहिर सी बात है जल परागण में परागकण किसके माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, जल के माध्यम से पहुंचेंगे, तो जल द्वारा परागण होगा। लेकिन ये भी दो तरीके से होता है, एक तो जल के भीतर जाए परागकण या जल की सतह पे तैरते हुए पहुंच जाए वर्तिकाग्र तक। तो ये दो प्रकार क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहला प्रकार हो जाएगा अधो जल परागण, इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसमें जो अधो जल परागण है, अधो का मतलब होता है नीचे, अर्थात जल के भीतर परागण होगा। तो ये किसमें होता है दोस्तों, ये होता है नाजास और जोस्टेरा में। ये जो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं आपको, नाजास और जोस्टेरा, ये वो पादप है जिनमें क्या होता है, अधो जल परागण पाया जाता है। अधो जल परागण मतलब जल के भीतर परागण। और सेकंड मेथड, इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या हो जाएगा, अधिजल परागण। अधि का मतलब होता है ऊपर, अधिजल परागण, उसको बोलते हैं एप हाइड्रोफिली। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये जाना माना एग्जाम्पल है दोस्तों, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इसमें कैसा होगा, अधिजल परागण होगा। और अधिजल परागण का मतलब है परागण जल की सतह पर होगा। कहाँ होगा, जल की सतह पर, याद रखना है इसे। तो ये हो गया जल परागण। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि सभी जलीय पादप जल परागण दर्शाते हैं या जल परागण उनमें होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जलीय पादपों में भी क्या है, कीटों द्वारा या फिर वायु द्वारा परागण हो सकता है। तो हम एक नोट के रूप में देख लेते हैं। सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं पाया जाता, जल परागण नहीं होता है।
अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो निम्फिया एक जलीय पादप है जिसमें परागण कैसा होगा, कीट परागण होगा दोस्तों। निम्फिया में कीट परागण। और दूसरा एग्जाम्पल है पोटेमोजिटोन, अभी पढ़ा था हमने वायु परागण में, पोटेमोजिटोन। तो ये क्या है, ये भी जलीय पादप है। और एक और है मीरियोफिलम, ये दोनों क्या है, जलीय पादप है, लेकिन इनमें परागण कैसा होगा, वायु परागण पाया जाएगा दोस्तों। इन दोनों में क्या होता है, वायु परागण होता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि सभी जलीय पादप है वो क्या नहीं दर्शाते, जल परागण नहीं दर्शाते। और निम्फिया इसका मतलब ये देख सकते हैं हम एग्जाम्पल कि निम्फिया जलीय पादप है, परंतु इसमें कौन सा परागण होगा, कीट परागण होगा। ये बहुत बार पूछा गया है। निम्फिया एक जलीय पादप है, अतः इसमें कौन सा परागण होगा। तो बच्चे सोचते हैं कि निम्फिया जलीय पादप है तो परागण भी क्या होना चाहिए, जल परागण ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कौन सा परागण होता है, कीट परागण होता है। अब हम चलते हैं, ये सेकंड टाइप था इसका। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा मेथड है वो क्या हो जाएगा, तीसरा मेथड होगा दोस्तों कीट परागण। कीट परागण और उसे बोलते हैं हम एंटेमोफिली। ये शब्द याद रखने हैं, स्पेशल वर्ड है एंटेमोफिली। कीट परागण। तो परागण किसके माध्यम से होगा, कीटों के माध्यम से। अब कीट कौन कौन से हैं हमारे आसपास के एरिया में, देखो देखो अगर जंतुओं में कीटों की बात करें तो कीट ही सर्वाधिक मात्रा में हमें मिलेंगे। लेकिन जो परागण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कीट है उनमें आ जाते हैं मधुमक्खी, बीटल्स, तितलियां आदि। तो कीटों, अब कीट कौन कौन से हो सकते हैं, मधुमक्खी हो सकती है, या फिर तितली हो सकती है, बीटल्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, कीटों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो इनमें परागण किसके द्वारा होगा, कीटों द्वारा परागण होगा दोस्तों। अब कीटों में जो परागण हो रहा है, कीटों द्वारा जो परागण हो रहा है उसका सर्वाधिक मात्रा में जो परागण है वो किसके माध्यम से होगा, मधुमक्खियों के माध्यम से होगा। तो मधुमक्खियों द्वारा जो परागण होता है वो कीट परागण का लगभग 80% होता है। तो ये बात लिख लेते हैं हम, मधुमक्खियों द्वारा कुल कीट परागण का 80% होता है। मधुमक्खियां इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो दोस्तों, कीट परागित पुष्प होंगे। कीट परागण करवाने के लिए हमें फूलों में स्पेशलिटी लानी पड़ेगी, उनमें क्या क्या विशेषता लानी पड़ेगी, तो वो देख लेते हैं। कीट परागित पुष्पों की विशेषता, कीट परागित पुष्पों की विशेषता कि उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। सबसे पहले तो वो क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। दूसरी बात, चमकीले होने चाहिए और उनमें कलर होना चाहिए अर्थात रंगीन होने चाहिए। और चौथी बात, कीटों को आकर्षित करने का कुछ ना कुछ गुण और होना चाहिए, जैसे मकरंद, नेक्टर जैसे गुण होने चाहिए उनमें। तो सबसे पहले क्या है, बड़े होंगे, रंगीन होंगे, चमकदार होंगे, आकर्षक और मकरंद युक्त होंगे।
मकरंद युक्त। ये हो गई कीट परागित पुष्पों की विशेषता। आपको ये क्या है, ये विशेषताएं दे दी जाती हैं कि ऐसे पुष्प जो बड़े हैं, रंगीन हैं, या फिर उनमें गंध है। देखो गंध भी लिख लेते हैं दोस्तों, गंध भी होनी चाहिए, गंध की वजह से भी कीट आकर्षित होते हैं। गंध और उनमें मकरंद है, तो ये पुष्प किसके द्वारा परागित हो सकते हैं? तो दोस्तों आंसर जाएगा कीटों द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं कीट परागित पुष्प। सरसों, सरसों देखा होगा आपने, मधुमक्खियां सरसों के फूलों पर मंडराती रहती है। तो वो साइंटिफिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मधुमक्खियों का स्वार्थ क्या है? उनसे मकरंद लेना। लेकिन वो मकरंद पुष्प दे रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो दोस्तों वो क्या है, परागण में मदद करती है कि जो मधुमक्खियां हैं वो सरसों के फूल पे बैठेगी और दूसरे फूल पे जाएगी, तो वो क्या है, उनमें पोलिनेशन करवा देगी। तो सरसों, साल्विया, साल्विया फेमस एग्जाम्पल है कीट परागण का। ये पूछा गया है। जो ये क्या है, लोबेट प्रकार का, ये जो द्विपालित प्रकार का पुष्प होता है, इसमें इस तरीके से ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। साल्विया में कौन सा परागण होता है? तो साल्विया में कौन सा होता है? कीट परागण होता है। और इसमें ऑर्किड्स भी आ जाते हैं, ऑर्किड्स और आक, ये कीट परागित पादप हो गए। अब हमारा चौथा मेथड हो जाएगा पक्षी परागण। क्या हो जाएगा? पक्षी परागण। नाम से ही पता चल रहा है परागण किनके माध्यम से होगा? पक्षियों के माध्यम से होगा। जैसे ये पक्षी परागण, इसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। दोस्तों आपको पता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो पक्षी परागण क्या कहलाएगा? ऑर्निथोफिली कहलाएगा। बायोलॉजी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको देखते ही पता चल जाता है कि टारगेट पॉइंट क्या है। तो ऑर्निथो शब्द किसके लिए आएगा? पक्षियों के लिए आएगा। और फिली शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं, परागण के लिए आता है। तो परागण किसके माध्यम से होगा? परागण पक्षियों के माध्यम से होगा, पक्षियों द्वारा। और पक्षियों द्वारा परागण हो रहा है तो उनकी भी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, उनकी भी विशेषता होनी चाहिए। तो पुष्पों की क्या विशेषता होनी चाहिए? पुष्पों की विशेषता, पुष्प क्या होंगे? रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे, मकरंद युक्त होंगे। ये चीजें तो हमने वहां भी पढ़ी थी, कहाँ? कीट परागण में। लेकिन इनका एक स्पेशल गुण आ जाता है, ये क्या हो सकते हैं? नलिकाकार हो सकते हैं, घंटाकार हो सकते हैं, प्यालेनुमा हो सकते हैं, या फिर कुंभाकार हो सकते हैं। तो दोस्तों पक्षी परागित पुष्प क्या होंगे? या तो प्यालेनुमा होंगे, कुंभाकार होंगे, नलिकाकार होंगे, घंटाकार होंगे। ये चार स्पेशलिटी तो है ही सही। ये इसके साथ साथ रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे और मकरंद युक्त होंगे। तो ये हो गई कीट परागित, पक्षी परागित पुष्पों की विशेषता। अब जो पक्षी परागित पुष्प है उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उनका एग्जाम्पल हो जाएगा तंबाकू, बिग्नोनिया, पलाश, सेमल आदि। तंबाकू, बिग्नोनिया, ये पहले भी पढ़ा है हमने। कहाँ? कायिक प्रवर्धन में पढ़ा था। पर्णवृंत द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा था दोस्तों बिग्नोनिया में। तंबाकू, बिग्नोनिया, सेमल,
पलाश आदि। ये है पक्षी परागण। अब इसके बाद एक स्पेशल टाइप का परागण होता है चमगादड़ द्वारा परागण। वो क्या होता है? चमगादड़ द्वारा परागण। तो वो भी देख लेते हैं हम। चौथा मेथड हो जाएगा चमगादड़ द्वारा परागण। इसका स्पेशल नाम है दोस्तों चीरोप्टेरोफिली। चीरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा परागण। तो ऐसे पुष्प देखो, चमगादड़ कब निकलते हैं बाहर? रात्रि के समय, रात्रिचर है। और उड़ने वाले ऐसे प्राणी हैं जो क्या है? स्तनधारी है, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। ये ओविपेरस नहीं होकर के क्या है? विविपेरस प्रकार के जंतु है या प्राणी है, उड़ भी सकते हैं और इनको दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, चमगादड़ की विशेषता होती है ये जो आगे सामने का जो अवरोध होता है उनको पहचान लेते हैं, तो इसी के थ्रू ये क्या है? आगे बढ़ते हैं। इसे फिजिक्स में अगर हम देखें, वो पराश्रव्य प्रकार की तरंगे होती है, वो निकलती है और चमगादड़ को सुनाई देती है। अपने पॉइंट पे आते हैं हम, चमगादड़ द्वारा परागण। तो ऐसे पुष्प जो रात्रि को खिलते हैं, स्पेशलिटी क्या है? रात्रि को खिलना, रात्रि को खिलते हैं एवं मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद युक्त होते हैं, उनमें कौन सा परागण होता है? उनमें होता है चमगादड़ द्वारा परागण होगा दोस्तों। तो पुष्प कहाँ खिलेंगे? रात्रि में खिलेंगे। और उनकी स्पेशलिटी क्या होगी? वो मकरंद युक्त होने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों के? कदम्ब, कचनार, एडेंसोनिया। तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कदम्ब, कचनार, एडेंसोनिया और बालम खीरा। ये है चमगादड़ द्वारा परागण। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सेमल और गुलमोहर। सेमल और गुलमोहर के बारे में हमने देखा था कि इनमें पक्षी परागण भी होता है, लेकिन ये गिलहरी द्वारा भी परागित होते हैं दोस्तों। तो नोट में देख लेते हैं हम कि सेमल व गुलमोहर में पक्षी परागण के साथ साथ कौन सा परागण होगा? गिलहरी द्वारा परागण होगा। गिलहरी द्वारा भी परागण होता है। और इसी के साथ दोस्तों कुछ सर्प वृक्ष या फिर ऑर्किड्स है, उनमें क्या है? घोंघों द्वारा भी परागण होता है। ऑर्किड्स का हमने देखा है कि ऑर्किड्स में कीट परागण होता है, लेकिन घोंघे जिन्हें स्नेल्स बोलते हैं उनके द्वारा भी परागण होता है। तो ये थी हमारी परागण की 4 मेथड्स, वो हमें याद रखनी है दोस्तों। और अब हम देखेंगे पर परागण के लिए अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब है एडेप्टेशन। क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए पर परागण के लिए? अर्थात हमें उस प्लांट में क्या स्पेशलिटी देनी है कि वो पर परागित हो, ना कि स्वपरागित। तो देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला बिंदु क्या हो जाएगा? पर परागण के अनुकूलन।
पर परागण के अनुकूलन। तो सबसे पहला अनुकूलन क्या हो जाएगा? सबसे पहला अनुकूलन हो जाएगा स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी से बोलते हैं स्वबंध्यता को। ये दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये होता है कि किसी भी पुष्प के परागकण है वो क्या है, उसी की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो संरचनात्मक रूप में हो, चाहे वो आनुवांशिक दृष्टि से हो, तो कोई ना कोई कमी रह जाती है पराग कणों में। तो पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होना क्या होता है? स्वबंध्यता होता है। जब आपको पता है उस पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पा रहे या नहीं अंकुरित नहीं हो पा रहे, तो हमें दूसरा मेथड कौन सा अपनाना पड़ेगा? हमें अपनाना पड़ेगा पर परागण वाला। तो हमें दूसरे प्लांट के पुष्प के परागकणों को वहां लाना पड़ेगा और उसे क्या बोलते हैं हम? पर परागण। तो स्वबंध्यता इसका पहला अनुकूलन हो गया। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्त, पहले होता क्या है वो देख लो। स्वबंध्यता किसी पुष्प के परिपक्व पराग कणों का उसके वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाना। अंकुरित नहीं हो पाना, ये क्या कहलाएगा? स्वबंध्यता कहलाएगा। और स्वबंध्यता के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? राखी बेल, जिसे पैसिफ्लोरा बोलते हैं, अंगूर और पिटूनिया। याद रखना है दोस्तों, ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं? स्वबंध्यता के हैं। तो स्वबंध्यता में क्या होता है? किसी पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होंगे। जब अंकुरित नहीं होंगे तो उनमें स्वपरागण नहीं होगा। स्वपरागण नहीं होगा तो किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? पर परागण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमारा दूसरा जो अनुकूलन है वो क्या हो जाएगा? दूसरा अनुकूलन हो जाएगा हमारा एक लिंगता। वहां हमने क्या पढ़ा था? स्वपरागण में द्विलिंगता, यहाँ है एक लिंगता। इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता। कहने का मतलब पुष्प क्या होंगे? एक लिंगी होंगे। या तो उनमें क्या होगा? पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे एक लिंगता के? जो कुकुरबिटेसी प्लांट है वो क्या होते हैं? एक लिंगी ही होते हैं। तो तुरई, लौकी, ऐसे दो एग्जाम्पल है जिनमें क्या है? एक लिंगता पाई जाती है। और इनमें डेफिनेटली कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा दोस्तों। तो इनमें कौन सा परागण होता है? पर परागण। अब तीसरा जो हमारा अनुकूलन है वो हो जाएगा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, इसका इंग्लिश मीनिंग है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि जो परागकोश और वर्तिकाग्र है, परागकोश और वर्तिकाग्र है, वो दोनों क्या है? अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे। उनमें जो मैच्योरिटी है वो साथ साथ नहीं आएंगी। अगर मैच्योरिटी साथ साथ नहीं आएगी तो चाहे परागकण पहले निकल जाए और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा। या फिर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो गई तो परागकण नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक।
तो क्या होगा, भिन्न काल पक्वता में पर परागण होगा। तो इसमें क्या होता है, परागकोश एवं वह वर्तिकाग्र में परिपक्वता एक साथ नहीं होती है, परिपक्वता एक साथ नहीं होती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, भिन्न काल पक्वता। अब ये भी दो प्रकार की हो सकती है, जैसे अगर परागकोश पहले परिपक्व होता है तो उसे क्या बोलेंगे, पुम पूर्वता, पुम पूर्वता, प्रोटोएंड्री, प्रोटेंड्री। और दूसरा प्रकार हो जाएगा इसका स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब होगा प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। तो क्या होते हैं देख लेते हैं दोस्तों। भिन्न काल पक्वता के दो प्रकार हैं, के दो टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, पुम पूर्वता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेंड्री। इसमें क्या होता है, परागकोश पहले परिपक्व होगा, परागकोश पहले परिपक्व होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पुम पूर्वता के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गुड़हल, कपास और सूरजमुखी। कपास, सूरजमुखी याद रखना है दोस्तों, ये हमारे आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स है। तो पुम पूर्वता किसमें होगी, गुड़हल, कपास और सूरजमुखी में। सेकंड होता है स्त्री पूर्वता, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होगा, स्त्री केसर पहले परिपक्व होगा। इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्त्री पूर्वता के एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों, चंपा, बरगद और ब्रेसिकेसी कुल के पादप या फिर रोजेसी कुल के पादप। क्या हो जाएगा, चंपा, बरगद, ब्रेसिकेसी के प्लांट, ब्रेसिकेसी किसका दूसरा नाम है, क्रूसीफेरिका के पौधे, रोजेसी के पौधे। इनमें क्या होगा, स्त्री पूर्वता पाई जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट अनुकूलन है, वो नेक्स्ट एडेप्टेशन है, वो क्या होगा, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, हरकोगेमी। इसे क्या बोलते हैं, हरकोगेमी। इसका दूसरा नाम है अवरुद्ध परागण, और इसी का स्पेशल नाम क्या होता है, हरकोगेमी। ये पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड क्लास में टिप्पणी करवाते हैं दोस्तों इस पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है या फिर इसे किस प्रकार समझ सकते हैं हम। देखो, किसी भी पुष्प में चारों चक्र होंगे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन से हैं, दो चक्र, पुंकेसर और स्त्री केसर। अगर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों साथ साथ परिपक्व हो रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी उनमें ऐसा संरचनात्मक अवरोध आ जाए कि वो पराग कण उसकी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाए, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, हरकोगेमी बोलते हैं। तो हरकोगेमी क्या होगी दोस्तों, परागकोश व वर्तिकाग्र में संरचनात्मक अवरोध के कारण, संरचनात्मक अवरोध के कारण
यदि वे अंकुरित नहीं होते हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम? अवरुद्ध परागण या हर्कोगेमी कहते हैं। हर्कोगेमी कहते हैं दोस्तों। तो इसे क्या बोलेंगे हम? हर्कोगेमी बोलेंगे। और देखो किस प्रकार से वो परागित नहीं हो पाते हैं, स्वपरागित नहीं हो पाते हैं। जैसे कैरियोफिलेसी में जो वर्तिकाग्र होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है दोस्तों। और पुंकेसर क्या है? छोटा रह जाता है। जब पुंकेसर छोटा रह गया और वर्तिकाग्र लंबा हो गया तो परागकण क्या है? वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया? कैरियोफिलेसी के पादप। इनमें क्या हो गया? ये वर्तिकाग्र का बहुत लंबा होना। दूसरा है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पराग कोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण क्या है? दूर जाके गिरे। वर्तिकाग्र पर गिरने की बजाय कहाँ गिरते हैं? दूर जाकर गिरते हैं। तो फिर उनका क्या है? पोलिनेशन नहीं हो पाता है या वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये इसके दो एग्जाम्पल है। कैरियोफिलेसी में वर्तिकाग्र का बहुत लंबा होना। और दूसरा हो जाएगा कलिहारिया, ग्लोरियोसा पादप। ग्लोरियोसा इसे बोलते हैं कलिहारी। कलिहारी में पराग कणों का विशेष स्फुटन। स्फुटन इस प्रकार से होगा कि वो क्या है? वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट एडेप्टेशन है वो देख लेते हैं हम। लास्ट अनुकूलन क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों विषम वर्तिकात्व। ये भी पूछा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें। तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली विषम वर्तिकात्व। तो इसमें वर्तिका क्या होती है? विषम होती है, अर्थात उसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। एक ही पादप, जैसे प्रिमुला, प्रिमुला के जो पुष्प है उसमें वर्तिका क्या हो सकती है? छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर बहुत बड़ी हुई और पुंकेसर छोटे रह गए तो उसमें क्या है? परागण नहीं हो पाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? विषम वर्तिकात्व। और अगर वर्तिका छोटी रह गई और पुंकेसर बहुत बड़े हो गए तो वो परागकण है वो क्या है? उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। किस पर? वर्तिकाग्र तक। तो ये भी क्या हो गया? विषम वर्तिकात्व हो गया। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा? वर्तिका की लंबाई अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रिमुला। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रिमुला। तो दोस्तों हमने आज परागण वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके दोनों प्रकार देख लिए। अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और आपकी फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th की तैयारी कर रहा है या फिर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।